नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साइबर क्राइम का बड़ा अड्डा अभी तक जाम ताड़ा रहा है, लेकिन अब कानपुर के घाटमपुर का रेवना गांव भी बन गया है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर क्राइम के बड़े गिरोह का खुलासा कर सभी को चौंका दिया है। गिरोह को पकड़ने के लिए कानपुर पुलिस ने नई तकनीक के साथ सॉलिड जाल बिछाया और 20 साइबर क्रिमिनल को धर दबोचा है। कोई सोच सकता है कि इंटर पास युवा साइबर क्राइम के ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं कि जो कम ही देखने को मिलते रहे हैं। गिरोह का खुलासा कैसे हुआ, कौन कौन सूत्रधार रहा, इसी पर हम खुलासे के जनक आईपीएस सुमित सुधाकर रामटेके से बात करेंगे और जानेंगे कि यह सीक्रेट अभियान कितना चैलेंजिंग रहा है। सुमित जी, एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार के साथ पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। मुझे लगता है पुलिस कमिश्नर की बाइट भी है, उसे भी थोड़ा तफसील से देख ले। ये हमारे पास सूचना थी। हमारी टीमें, हमारे डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी ने हम लोगों के साथ डिस्कशन होने के बाद हमने प्लान करा और प्लान के बाद ये देखा कि अगर यदि हम गांव में कोई सीधे रेड करेंगे तो ये सीधे भाग के चले जाते हैं। ये जाते हैं कॉटन थ्रेड मिल्स होते हैं, खास करके एरोड जो तमिलनाडु का ये इंडस्ट्रियल टाउन है, वहाँ पर ये काम करते हैं। पुणे में काम करते हैं और गुजरात में काम करते हैं। ये यहाँ से भाग कर के उन एरिया चले जाते हैं, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग इनके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, इसीलिए हमारी टीम ने सर्विलेंस के जो अपना जोन सर्विलेंस के थ्रू और एरिया को सीज करके कॉर्डन करके, ताकि जो वहाँ के लोग ये जितने काम कर रहे हैं भाग न सकें। वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ की जो महिलाओं द्वारा रेजिस्टेंस दिया गया, उसके बावजूद हमारी टीम जो है 20 लोगों को पकड़ पाने में कामयाब हुई है और अभी भी जो है जो उनके साथ बातचीत करी और जो हमारे पास डिटेल है उसमें से 17 लोग फरार होने में कामयाब हुए। सुमित जी, शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि अगर देखा जाए इस पूरे मामले का तो सूत्रधार अभी आप ही हैं। पूरा कैसे उसको चेकआउट किया जाए, पूरे गिरोह को कैसे पकड़ा जाए, एक मुझे लगता है टफ टास्क था। कैसे लगा आपको कि ये पिन पॉइंट्स पे हम जा रहे हैं और हम एक क्रिमिनल के गैंग्स को पकड़ लेंगे? क्या आपको लगता नहीं कि बहुत टफ टास्क होता है और कहीं ना कहीं आदमी को लगता है ना कि ये कैजुअल अप्रोच से इसको हम खुलासा नहीं कर सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना एक टफ टास्क तो होता ही है, पर जितना बैकग्राउंड वर्क या फिर जितनी स्ट्रेटेजी या उसको ऑपरेशन की प्लानिंग बोल सकते हैं, जितनी प्लानिंग हमारी सटीक रहेगी उतना आसानी होती है उनको पकड़ने में। हमने जो हॉटस्पॉट है वह चिन्हित कर दिया था और 1 महीने से हम नंबर्स कलेक्ट कर रहे थे और पिछले 7 दिनों में हमने ट्रायल भी किया था कि हमको क्या क्या ऑपरेशनल डिफिकल्टी आ सकती है इसमें। और ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद हमने रेड किया, इसलिए हमारी रेड सक्सेसफुल हुई है और 20 लोगों को हमने पकड़ लिया। ठीक बात है। सुमित जी, एक बात जानना चाह रहे थे, 230 पुलिस कर्मचारी इसमें लगाए आपने, ड्रोन का इस्तेमाल भी आपने किया। क्या आपको लगता था जो साइबर क्रिमिनल हैं रेवना गांव में, वो क्या उनको लगता था कि हम पुलिस से भी ज्यादा होशियार हैं, हम पूरे सिस्टम से भी ज्यादा होशियार हैं? क्या ये ऐसा मुगालता था क्या उनको? देखिए, ऐसे ऑपरेशन में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये आती है कि एक तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मिलता है लोकल लोगों से। अगर आपके पास कम फोर्स हो तो ओवर पावर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंडली, ये जो भी साइबर फ्रॉड वगैरह करते हैं वो जनरली खेतों में बैठ के करते हैं, जहां पर गाड़ियां वगैरह जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, या फिर दूर से पता चल जाएगा गाड़ी आ रही है और उस टाइम पे इनको पहले ही पता चल गया तो फिर ये किसी ना किसी डायरेक्शन से भाग जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी ये थी कि चारों तरफ से इनको एनसर्कल किया जाए कि किधर भी डायरेक्शन में अगर भागने का प्रयास करे तो पकड़ लिया जाए। इसीलिए इतनी ज्यादा फोर्स की जरूरत हमको रही और फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छा रहा, इसकी वजह से हम इनको पकड़ पाए। एक बात सुमित जी आपसे जानना चाह रहे थे, महिलाओं का विरोध कितना आपको सहना पड़ा है इस पूरे ऑपरेशन में? क्योंकि बताया जा रहा है कि महिलाएं कुछ भी करने को तैयार थी। इसका मतलब पूरे गांव को यह मालूम था कि हमारे बच्चे किस तरह काम कर रहे हैं और क्या दिशा दे रहे हैं, वो मतलब किस तरह की क्राइम माइंडसेट है उनका। ये भी एक थोड़ा सा मुझे लगता है चैलेंजिंग जॉब रहा होगा आपके लिए। लेकिन ये जो आपने गिरोह का खुलासा किया, उनको पकड़ने की जिस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की, वो आपको कितना चैलेंजिंग भरा लगता है?
देखिए, महिलाओं का रेजिस्टेंस कब होता है कि हम ऐसे मान लो कि बिना प्रिपरेशन के रेड करने जी चले जाएं, रेड कर ले, कुछ लड़के भाग के अपने गांव में चले जाएंगे, गांव में चले जाएंगे, उनके पीछे पीछे भागते हुए हमारे पुलिसकर्मी भी अगर जाते हैं, तो घर में जैसे वो छुपते हैं, उनके घर में अगर जाए तो फिर वहां से वो तो घर के अंदर ही रहेंगे, पर घर की सारी महिलाएं बाहर आ जाती हैं। तो उस टाइम पे सिचुएशन टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस रेड में सबसे बेस्ट चीज हमारे लिए ये रही कि जहां पर ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जिस जगह बैठ के, उस जगह को ही हमने घेर लिया, तो वहां से किसी को जाने का हमने स्कोप ही नहीं छोड़ा। जी। हमारे सारे मुलजिम भी हमने वहीं से गिरफ्तार कर लिए, और हम्म, बरामदगी जो मोबाइल की या फिर बाकी चीजों की भी वहीं से हो गई। अगर यहाँ से कोई भी एक लड़का भागने में कामयाब हो जाता, बाहर चले जाता, तो उसको पकड़ना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ठीक बात। प्रिपरेशन अच्छी थी, इसीलिए हमने ये सिचुएशन आने नहीं दी इस बार। हम्म। सुमित जी, एक बात थोड़ा सा मैं सिलसिलेवार आपसे तफसील से बात करना चाह रहा था। जैसे ये जितने भी साइबर क्रिमिनल थे, ये पीएम आवास, ऑनलाइन गेम, अश्लील वीडियो का डर दिखाकर और क्या क्या चीजें थी जिनको लेकर ये कहीं ना कहीं जो लोग थे उनको परेशान करते थे, उनसे पैसे ऐंठते थे। ऐसी जानकारी में आप ही ने मुझे लगता है पुलिस कमिश्नर ने भी ये खुलासा किया कि करीब 500-600 लोग अभी इसमें किसके गैंग में फंसे हैं और उन्होंने अपने पैसे गंवाए हैं। आपको क्या लगता है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं क्या लोग? हाँ, बिल्कुल इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे जैसे हम जांच आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमको पता चलते जाएगा। दो चीजों का ये साइबर फ्रॉडस्टर फायदा उठाते हैं, एक लोगों का डर और दूसरा लोगों का लालच। डर जी। ऐसे कि आपको कि आप आ, देख देख रहे हैं और फिर नहीं, अभी आपके घर पे रेड करने के लिए आ रही, ये डर दिखाते हैं। दूसरा, आपको लालच कि आपको गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसके लिए आपको पहले हम कुछ पैसे डालने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये लाल और इन दो चीजों की साइबर ज्यादा है। अच्छा, इसमें अभी सुमित जी कुछ 17-18 लोग भाग भी गए हैं, भागने में सफल हुए। क्या आपको लगता है कि वो देर सवेर पकड़े जाएंगे? उनके लिए भी आपने अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट किया होगा, एक जाल बिछाया होगा, और मुझे लगता है इंट्रोगेशन में भी ये जो 20 लोग पकड़े गए ये उनके पते बताएंगे। क्या ऐसा आपको लगता है कि 2-4 दिन में और अच्छी खबर आने जा रही है? बिल्कुल, इसके ऊपर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और एक एक आदमी को चिन्हित करके पकड़ा जाए। ये साइबर हम्म। क्राइम का जो भी हॉटस्पॉट है, कोशिश करेंगे ये हॉटस्पॉट कानपुर से मिटा दें। जी। सु, सुमित जी, एक बात और आपसे जानना चाह रहे थे। साइबर क्राइम लगातार, उसका अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इंक्रीजिंग है, लोग फंसते चले जा रहे हैं। तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बाद भी कहीं ना कहीं लोग इसमें फंस जाते हैं और मोबाइल में बहुत कैजुअल अप्रोच में वो क्लिक भी कर देते हैं, तमाम ऐसी साइट्स पे चले जाते हैं जहां उनके पैसे निकल जाते हैं। आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा था कि किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए, आप अलर्ट हों कि ये सब सारी आपको चीजें नहीं कभी करनी है। तो वो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आपके जरिए ये भी पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि भाई देखिए ये चीजें हैं, इन पर आपको फोकस रखना है, कभी भी आप इसके चक्कर में फंसिए नहीं, प्लीज। देखिए, अभी तक मैंने जितना बताया, साइबर क्राइम सिर्फ दो चीजों के ऊपर ही रिवॉल्व करता है। एक तो है आपका डर और दूसरा है आपका लालच। अगर वो जी। दो चीजें ऑनलाइन अगर आपके साथ ऐसी कुछ हो रही है, जैसे हम्म। डिजिटल अरेस्ट हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो हम्म। ऐसा बोलते हैं कि पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आ रही है। पुलिस कभी भी किसी को ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करती है। जी। तो ये बात बिल्कुल आपने जानना चाहिए। प्रॉपर आपके घर हाँ। पे नोटिस आएगा, आप पुलिस आपके घर पे आएगी, तभी आपका अरेस्ट वगैरह होता है। फोन पे कभी कोई पुलिसकर्मी किसी को अरेस्ट करने की धमकी नहीं देता है। और दूसरी बात उसमें ये हो जाती है कि आ, अगर आपको ऐसा कॉल आता है कभी, तो आपने वो फोन नंबर, जिस फोन नंबर से कॉल आए, वो अगर आप ऑनलाइन भी चेक कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा वो नंबर फ्रॉड है।
क्योंकि पुलिस हाँ। के अगर, या फिर आप उसको इतना भी पूछ लेंगे आपने किस थाने से कॉल किया है, इतना पूछने के बाद भी वो कॉल कट कर देगा। तो आपको बस उसके 2-3 बेसिक सवाल करने हैं कि किस थाने से आप कॉल कर रहे हो, हमको किस कंप्लेन से रिलेटेड कॉल कर रहे हो। तो बेसिक यही हमारा मैसेज है कि आपको डरना नहीं है अगर ऑनलाइन कोई आपको डराता है। दूसरा कि जी जी। कोई भी चीज इंटरनेट पे फ्री नहीं मिलती है, ये भी चीज आपको समझने की जरूरत है। अगर आपको कोई भी मैसेज, लिंक, कुछ भी फ्री में ऑफर कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपने वहां पर आपका ग्रिड और आपका डर, ये दो चीजों के आपने कंट्रोल कर लिया, तो फिर आप कभी भी साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। ठीक बात है। सुमित जी, एक थोड़ा सा मैं और जानना चाह रहा था ये खुलासे के बारे में। आपके पास ठीक है प्रॉपर होमवर्क था, इसको कैसे हमको ट्रेस करना है और क्या चीजें। कानपुर पुलिस को उड़ीसा, झारखंड, हरिद्वार, इन कई राज्यों से आपको उत्तराखंड, यानी कि यहां से क्या आपको लगातार कंप्लेंट्स मिल रही थी क्या कि ये ऐसा ऐसा कुछ मामला है, और वो स्पॉट भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो रहा था क्या जो कंप्लेंट्स के द्वारा कि यही रहुना गांव है? देखिए मतलब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही मतलब एक सेंट्रलाइज हेल्पलाइन है 1930, उस पे अगर हम कॉल कर देते तो हमको पता चल जाता है मतलब कहाँ से फ्रॉड हुआ है, किस नंबर से फ्रॉड हुआ है, किस फ्रॉडस्टर ने कौन कहाँ पर बैठ के फ्रॉड किया है। तो जी। जब भी 1930 पे हम रिपोर्ट कर देते हैं तो तुरंत वो कंप्लेन हमारी तरफ शिफ्ट हो जाती है। मतलब मान लो कि कानपुर में कोई आदमी रह रहा है, उसके साथ दिल्ली वाले किसी एक आदमी ने फ्रॉड किया, अगर हम 1930 पे कॉल कर देंगे तो वो पोर्टल पे, प्रतिबिंब पोर्टल पे वो नंबर रजिस्टर हो जाएगा कि ये फ्रॉड का नंबर है और इसका लोकेशन ये है। तो हमारा काम यही होता है कॉन्स्टेंटली वो प्रतिबिंब पोर्टल मॉनिटर करते रहे कि कहाँ पर कंप्लेंट्स ज्यादा आ रही, किस एरिया से ज्यादा आ रही, फ्रॉडस्टर कहाँ पर ज्यादा है। तो उसी की स्टडी करके हमने ये रेवना को मार्क किया था कि हॉटस्पॉट कानपुर का यहाँ पर बन रहा है, मतलब यहाँ के ज्यादा फ्रॉडस्टर मोबाइल नंबर ज्यादा यहाँ पर एक्टिव है। इससे हमने मार्क किया था रेवना को। ठीक बात है। सुमित जी, एक थोड़ा सा पब्लिक के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाह रहा था। इसमें बताया जा रहा है, जब पुलिस कमिश्नर रघुवीर दयाल जी लाल जी बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम करीब लगभग 2 करोड़ के आसपास की रकम हमने फ्रीज कराई है ऐसे तमाम मामलों पर। आपको क्या लगता है ये जो गैंग था, ये क्या मोबाइल नंबर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी इस्तेमाल करता था ताकि लोगों को उसी अंदाज में उनका परेशान किया जा सके? ऑनलाइन तो सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि इसके जरिए ये गैंग जो है वो इतना शातिर था कि सबकी चीजें वो कुंडली खंगाल लेता था और कुंडली अपने पास रखकर फिर प्रॉपर तरीके से क्राइम करता था क्या? देखिए मतलब इसमें क्या होता था, जैसे एक इनका मॉडल ये है, ये बोलते थे कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर मिल रहा है जी। और या फिर उससे संबंधित कुछ धनराशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर होनी है, तो उसके लिए ये अकाउंट नंबर मांगते थे उनका और उनका आधार नंबर मांगते थे। तो अकाउंट नंबर और आधार वैसी डिटेल इनके पास आ गई उनकी, तो इसका तो इस्तेमाल ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या क्या चीजें यूज की थी, कितने इनका नेटवर्क कितना बड़ा था, कौन कौन से मेथड ये यूज करते, ये थोड़ा जांच के बाद और अच्छे से पता चल पाएगा। क्या सुमित सर, ये क्या इसमें शैलेंद्र मास्टरमाइंड बताया जा रहा है या कोई और भी है? एक पूरा नेटवर्क था जो वो इंडिया की तमाम और स्पॉट से भी काम होता था, क्या पूरा एक नेटवर्क था, क्या बड़ा नेटवर्क था क्या है? अभी तक की जानकारी में इतना पता चला है सबसे, जब हमने पूछताछ की तो एक जो लड़का है शैलेन, तो जी। शैलेन के ऊपर इसके पहले भी कुछ कंप्लेन है। जितना हमने उससे पूछा है तो वो ये उसने ये बताया कि मैंने 15-20 लाख तो कोर्ट कचहरी में ही खर्च कर दिए हैं मेरे अच्छा। पहले के साइबर क्राइम के मामले मिटाने में। हाँ। तो और जैसे जैसे हम जांच करेंगे वैसे वैसे पता चल पाएगा कि और कितने लोग इससे कनेक्टेड हैं या फिर इनका आपराधिक इतिहास और कितना है। एक बात सुमित जी, आपने चूंकि इस गैंग को खुलासा भी किया है इस गैंग का, मैं चाह रहा था साइबर क्राइम अपने आप में एक हीनियस क्राइम अब होता जा रहा है और लोगों का, आप ये कह लीजिए कि आम जनता में भी बहुत डर सा भी प्रवेल कर गया है। अनकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं वो डर जो है वो परमानेंट प्रवेल कर रहा है। लोग रात में भी दिन में भी परेशान रहते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था
कानपुर कमिश्नरेट ने इस खुलासे को किया है, क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या आपको लगता है कि जो साइबर थाने हैं वो नाकाफी हैं, या लोगों को अगर इस तरह की कंप्लेंट आ रही तो कहां जाके वो इनिशिएट करे कि उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए? नहीं, ऐसे कुछ साल पहले ऐसे था कि साइबर के लिए फोर्स शायद उतना प्रिपेयर्ड ना हो। ये पहले की बात, जी। मतलब 5-6 साल पहले की बात। बट अभी अगर हम देखते हैं, जैसे यूपी में ही हम देखते हैं या फिर हम कानपुर में हैं पोस्टेड, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हर थाने से अटैच पुलिस स्टेशन के अंदर ही एक साइबर थाना भी बना दिया है हमने। साइबर कंप्लेंट सेल है हर जगह पर। तो अब मॉनिटरिंग, मतलब देख, अपराध तो हो रहा है बट उसका अनावरण बहुत जल्दी हो रहा है। बहुत सारे लोगों के पैसे वापस हो रहे हैं, अकाउंट अमाउंट फ्रीज हो रहा है, होल्ड हो रहा है, और जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ है उनके उनके जो पैसे उसमें गए उनको जल्दी वापस भी मिल रहे हैं। इसमें बस एक ही कंडीशन होती है, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट कराइए। एक तो पास के थाने में रिपोर्ट करा सकते हैं या 1930 पे रिपोर्ट करा सकते हैं। जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी ये घटना का अनावरण करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहले तो मुझे नहीं पता बट अभी पर क्राइम के लिए फोर्स वेल प्रिपेयर्ड है। घटनाएं हो रही है, बहुत अच्छे से हो रहा है। एक बात सुमित जी आपसे जानना चाह रहे थे कि ये ठीक है, इनमें सब चीजें होती, जो आपने जिन लोगों को पकड़ा है उन्होंने क्या ऐसा भी कुछ बताया कि उन्होंने कोई खास ट्रेनिंग ली है, या सब कुछ वो धीरे धीरे करके सीख गए हैं, या कुछ क्रिमिनल्स के वो उसमें रहते रहे हैं ताकि किस तरह से कहां किसको फंसाया जाना है ये भी उनको पता लग पाए? क्या आपको लगता है, अभी तक ये माना जाता था कि बिहार और कुछ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर इस तरह का क्राइम हो रहा है, लेकिन अब यूपी में भी सब सारी चीजें होने लगी है, तो क्या हुआ आपको लगता नहीं कि युवा जो है वो भटका हुआ है, वो जल्दी पैसे कमाने की उसको भूख हो गई है? बिल्कुल, ये यही सही सिंपल सी बात है। जैसे ये जितने भी लोग थे, ये जी। पहले अलग अलग जगह पर काम करने के लिए जाते, मजदूरी के लिए जाते। कोई तमिलनाडु में जाता था, कोई गुजरात हाँ। महाराष्ट्र इधर जाता था। इनको बहुत काम करने के बाद एक महीने के 5-10 हजार रुपए मिलते थे। पर अब जितना ये यूट्यूब पे लोग देखते हैं, न्यूज के माध्यम से देखते हैं या मूवीज में देखते हैं, इनको ये साइबर फ्रॉड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। अब इनको ये इजी मनी मिलने लग गया। दिन के अगर 10-20 20-30 कॉल करेंगे, 20-30 में से 1-2 लोग भी फंस गए तो भी उनके उनके लिए अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है एक दिन का। 20,000 30,000 40,000, तो इतना इजी मनी आने लग गए, इसीलिए ये थोड़ा भटक रहे हैं। सुमित जी, क्या कानपुर पुलिस और भी तमाम इसी तरह के साइबर क्राइम्स को लेकर अवेयर है, या कुछ अभी भी कुछ टफ टास्क अभी बाकी है? नहीं, अगर लगातार कार्रवाई देखते हैं कानपुर कमिश्नरेट में, तो पिछले कुछ महीनों से हम लगातार साइबर हाँ। पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने जेल भेजा है। अब ये इन सब में ऑर्गेनाइज की गई सबसे बड़ी रेड थी। 20 लोग एक साथ गिरफ्तार करने वाले। अदरवाइज साइबर ठगों को लगातार गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित की जा रही है और कोशिश की जा रही है साइबर अवेयरनेस के माध्यम से भी, कि ये साइबर क्राइम जितने हो रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा काउंटर लगाया जाए। सुमित जी, जैसे ये लोग पकड़े गए हैं, ये भय कैसे पुलिस का उनमें क्रिमिनल्स पे सामने आए कि हम अगर साइबर क्राइम करेंगे तो हम लंबे समय तक जेल भी रह सकते हैं और हमारा कैरियर भी खत्म हो सकता है? क्या आपको लगता है पुलिस की तरफ से इतनी धाराएं लगाई गई हैं, या इस तरह के आपको लगता है कि इंट्रोगेशन होंगे, तमाम उनको बातें बताई जाएंगी, कहा जाएगा और इस तरह का एक्शन लिया जाएगा जिस ताकि और युवा इस क्राइम की तरफ न बढ़ पाए? ऐसा कुछ मैसेज आपकी तरफ से मैं चाह रहा था कि कुछ हमारे सामने फ्लोट करें सर। बात यही है कि जो भी युवा है, जो भी ये कार्यक्रम वगैरह देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, तो अगर आपके एजुकेशनल ईयर में या बाद में भी एक भी एफआईआर आपके अगर अगर आपके अगेंस्ट रजिस्टर हो जाता है, तो आप बहुत सारी जॉब के लिए इन एलिजिबल हो जाते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। आपका एजुकेशनल करियर खत्म, आपका फ्यूचर जो आप जॉब करना चाहते हैं वो खत्म। तो इसके परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं जो हम आज नहीं सोच पाते हैं। तो इनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, अपने जॉब पे फोकस करना चाहिए, और ये इजी गोइंग मनी के चक्कर में जाके
खुद का और अपने फैमिली का लाइफ नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि गुनाह कोई भी करे, कैसा भी करे, कितने भी शातिर तरीके से करे, कभी ना कभी तो पकड़ा जाता ही है, और फिर जब पकड़ा जाता है तो उसकी लाइफ पूरी खराब हो जाती है। सुमित जी, एक थोड़ा सा मैं आपसे समअप भी करूंगा, थोड़ा आपसे जानना भी चाह रहा था कि बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से साइबर क्रिमिनल को क्या कहीं कुछ इनडायरेक्टली सपोर्ट भी मिल रहा है क्या, क्लू भी मिलते हैं क्या? इस तरह की बातें पिछली बार दिल्ली में एक गिरोह पकड़ा गया, थोड़ा उन्होंने कहा कि बैंकिंग इंडस्ट्री मतलब कुछ बैंक की ब्रांचेस की ओर से जो एक एम्प्लॉइज थे उन्होंने कॉकस बना रखा था और वो फीडबैक देते थे। क्या इस तरह की भी आपको रिपोर्ट्स हैं क्या इस गिरोह के बाबत? इस संबंध में हम जानकारी कर रहे हैं। हमने जितने लोग जी। पकड़े हैं उनके हमने अकाउंट देखे हैं। अब हम अलग अलग बैंकों में जाके पूछताछ करेंगे कि ये अकाउंट कैसे ओपन किए गए थे, वैलिड डॉक्यूमेंट थे कि नहीं थे, उसके बाद ही हम इस पे कुछ कमेंट कर पाएंगे। सुमित जी, एक बार और थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे थे पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा मोटा मोटा, बहुत सारे लोग, चूंकि बुजुर्ग लोग अब घर में बहुत रहते हैं और उनके साथ ठगी बहुत हो रही है, तो मैं बुजुर्गों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि जहां जिन घरों में मियां बीबी रह रहे हैं उनकी उम्र 75 पार कर गई है, 80 पार कर गई है, वो बेचारे क्या करें? उन्हें तो हमेशा एक फोबिया क्रिएट रहता है और वो कहते हैं बच्चे हमारे सब बाहर हैं, हम क्या करें? और उनको ऐसे गिरोह के लोग फंसाते जरूर हैं। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है और ये संख्याएं भी बढ़ रही है। मैं बुजुर्गों के परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाह रहा था कि क्या उन्हें मोटे मोटे सतर्क रहने के कुछ पॉइंट्स हो, वो बता दें, प्लीज शेयर करिए सर। सतर्क रहने का सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है कि आपको फोन पे अगर कोई डराता है कि आपको गिरफ्तार हाँ। करने वाले हैं, आपका कोई ना कोई ड्रग का पार्सल पकड़ा गया है, या फिर आपके बेटे को हमने किडनैप, या किसी भी प्रकार से आपको कोई भी आदमी फोन पे डराता है या फिर इम्पर्सोनेट करता है कि हम पुलिस बात करें, जैसे ये इंटरव्यू जब हम करा रहे हैं तो फिर यहाँ पर मेरा फेस विजिबल है, मेरी यूनिफॉर्म विजिबल है, तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको वीडियो कॉल कर दे और ऐसे ही दिखाई दे यूनिफॉर्म पहन के, आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है। तो सीधी सी बात है कि आपने डरना बिल्कुल नहीं। जब भी ओके। आपको कोई ऐसा कॉल आता है तो आपने कॉल कट कर देना है और लोकल पुलिस को जाके इन्फॉर्म कर देना है। आपने बस उसका कॉल भी कट कर दिया तो भी 90% आप वो क्राइम से खुद को बचा लिए। ये एक चीज हो जाती है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देते तो जिसने ऐसा कॉल करने का प्रयास किया उसको ढूंढने में हम लग जाते हैं। जी। तो एक ही एडवाइस है कि आपने डरना नहीं, और कोई भी आपको अगर पैसे का लालच देता है कि इससे आपके पैसे डबल हो जाएंगे या फिर ये लिंक पे क्लिक करो उससे आपको पैसे मिलेंगे, तो ऐसा दूसरा लालच भी हमने कुछ नहीं करना है। लालच और डर, ये दो चीजें अगर हमने कंट्रोल कर ली तो फिर आप साइबर क्राइम के कभी शिकार नहीं। ठीक बात है सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, क्योंकि एक नई चीज थी और मुझे लगता है कि मिनी जामताड़ा आपने कहीं ना कहीं उसका खुलासा कर दिया है। और हैट्स ऑफ यू एंड हैट्स ऑफ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें हैं हमारे आपके जरिए, मुझे लगता है व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि अब किस तरह से हम अलर्ट रहें, अवेयर हों। तो कम से कम इतना तो कम से कम आपकी जरिए एक गाइडलाइन तो पब्लिक को मिली गई है। आपका थैंक्स बहुत बहुत। थैंक यू। आपने देखा सुमित जी ने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। साइबर क्राइम अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, इसलिए इससे बचने के लिए आपको पहली दो चीजें जो उन्होंने बताई कि लालच और किसी अननोन नंबर, यानी कि आपको कुछ पाना है, इन सब चीजों से बचने की कोशिश करें, तभी आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। दूसरा, पुलिस आपको किसी भी तरह का कोई फोन नहीं करती है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इस डिजिटल अरेस्ट से भी आप अपने को बचाइए। यही उनका मैसेज भी है और यही कानपुर पुलिस का भी मैसेज है। थैंक यू।